कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जीके जीएस का टॉप लेवल का क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। चलिए, ऑल एग्जाम जो ऑल गवर्नमेंट एग्जाम है उन सभी के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा और खास करके बिहार एसएससी के लिए तो बिल्कुल समझिए माखन आपको मिलने वाला है। ये बिल्कुल याद रखेंगे, समान ज्ञान का क्वेश्चन है। ये आपको हैंड टू हैंड आपको बिल्कुल क्वेश्चन आंसर के साथ बिल्कुल रिपीट करते रहेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए शुरुआत हम लोग करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो देखते चलेंगे। एक नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कम्बाला एक वार्षिक भैंसा दौड़ है। कम्बाला एक वार्षिक भैंसा दौड़ है। भैंसा दौड़ जो किस राज्य में ये होता है, बताएंगे कि कौन से राज्य में ये आयोजन होता है। कम्बाला भैंसा दौड़ है ना, कि नाम है कम्बाला, जो भैंसा दौड़ है जो वार्षिक साल में एक बार भैंसा दौड़ कराया जाता है जिसका नाम है कम्बाला। ये कौन से राज्य में आयोजन कराया जाता है आपको बताना है। केरल में, असम में, कर्नाटक में या हरियाणा में। तो आपको बताते चले कि कम्बाला एक वार्षिक भैंसा दौड़ है जिसका आयोजन कर्नाटक में कराया जाता है। कहाँ कराया था? कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मारते चलेंगे कर्नाटक, यानी कि सी नंबर ऑप्शन, यानी 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल कंप्लीट करते चलेंगे कि कर्नाटक में कम्बाला वार्षिक भैंसा दौड़ को आयोजन किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर कि वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारण होता है, बताइए क्या कहलाता है। अत्य वस्तुएं कहलाता है, कहता है गिफन वस्तुएं कहलाता है, निम्न स्तरीय वस्तुएं कहलाता है या मध्यवर्गीय वस्तुएं कहलाता है, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाते हैं। वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए क्या होती है, निर्धारित होती है, वो क्या कहलाती है। अत्य वस्तुएं, गिफन वस्तुएं, निम्न स्तरीय वस्तुएं या मध्यम तथा मध्यवर्ती वस्तु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, अत्य वस्तुएं कहलाती है। क्या कहलाती है? अत्य वस्तु। एक नंबर जो ऑप्शन है पहला नंबर, उसको अपन बिल्कुल क्लियर मारेंगे। आगे देखे चले क्वेश्चन नंबर 3 में कि नगद आरक्षण अनुपात, नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साध्य है, किसके साधन है। कहता बजटीय नीति का, व्यापार नीति का, राजकोषीय नीति का या मौद्रिक नीति का। आपको सही जवाब देना है कि नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साध्य है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मौद्रिक नीति। कौन से? मौद्रिक नीति, यानी कि डी नंबर, यानी कि चौथा नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। 4 नंबर ऑप्शन को बिल्कुल मानते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक कथन किसका है? एक किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? अरस्तु ने, रूसो ने, लास्की ने या प्लेटो ने? कौन कहे थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल अरस्तु, ए नंबर ऑप्शन है। अरस्तु ने कहे थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्लियर? तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक करते चलेंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये अरस्तु का कथन है, अरस्तु ने बोले थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, जिसमें कहता है कि सीमांत लागत, सीमांत लागत किसके बराबर होती है। इसमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा सही जवाब है जो सीमांत लागत के बराबर है। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि कुल लागत तथा अंतिम उत्पादित इकाइयों के कुल लगभग अंतर के बराबर होता है। यानी कुल लागत में से अंतिम उत्पादित वस्तु का इकाई जो होते हैं उसको घटा दिया जाए और उसका जो कुल लाभ होता है उसी के अंतर के बराबर होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है अंतिम उत्पादित इकाई के कुल लाभ के द्वारा अगर विभाजित किया जाए, बांटा जाए, तो कुल जो लागत होता है उसके बराबर होता है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि मात्रा द्वारा विभाजित, मात्रा के द्वारा विभाजित कुल लागत होता है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि मात्रा में परिवर्तन, मात्रा में बदलाव, मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन जो होता है ये सीमांत लागत के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब आपको बताना है कि कौन सा इसका सही जवाब होता है। तो बिल्कुल लॉक करते चलेंगे ये आपके 4 नंबर ऑप्शन को, यानी चौथा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? तो 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर कि बाजारों के आत्यंतिक स्वरूप कौन से हैं। बाजारों के आत्यंतिक स्वरूप इसमें से बताइए कौन से है जो बाजारों के आत्यंतिक स्वरूप है। कहता पूर्ण स्पर्धा और अल्पाधिकार। अल्पाधिकार मतलब कम अधिकार मिले। कहता अल्पाधिकार एवं एकाधिकार, दोनों अल्प अधिकार, कम अधिकार और एकाधिकार मतलब एक अधिकार पूरा अधिकार मिले। कहता पूर्ण
स्पर्धा और एकाधिकार। और चौथा नंबर में कहता है पूर्ण स्पर्धा, एकाधिकार, स्पर्धा। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि बाजारों के आत्यंतिक स्वरूप बताइए, इनमें से कौन है जो बाजारों के आत्यंतिक स्वरूप है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 नंबर पूर्ण स्पर्धा और एकाधिकार जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो 3 नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगा के चलेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, जिसमें कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा, स्वेच्छा मतलब खुद के अपनी इच्छा के अनुसार तथा निर्णय लेने का जो अधिकार होता है, स्वेच्छा निर्णय अधिकार, खुद से निर्णय लेने का जो अधिकार है वो जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विवेकाधिकार कहते हैं, के अंतर्गत बताइए क्या प्राप्त है? भारत के प्रधानमंत्री अपने मर्जी से कौन सा अधिकार ले सकते हैं, कौन सा इच्छा अनुसार निर्णय ले सकते हैं, अपने खुद से निर्णय ले सकते हैं, बताइए। कहता है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, यानी अपने मर्जी से वो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त का जो नीति होता है उसका नियुक्ति कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन कहता है कि वित्तीय आपातकाल घोषित करना, यानी वित्तीय आपातकाल घोषित अपने इच्छा के अनुसार वो कर सकते हैं। इनमें से आपको बताना है कौन सा चीज को अपने अनुसार यानी खुद से अपने मर्जी से कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि दूसरा नंबर ऑप्शन प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो खुद से कर सकते हैं ना। तो दूसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है कि भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के द्वारा बिल्कुल प्रधानमंत्री का केवल नियुक्ति कर सकता है। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन लॉक करते चलेंगे। आगे अगर देखें हम लोग, कहता कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बताना है, कौन से लिपि है? सिंधु घाटी सभ्यता का बताना है कि लिपि कौन सी है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा की लिपि है जो ब्रह्मी लिपि हम लोग कह सकते हैं, या कह सकते हैं देवनागरी लिपि। हमारा जो हिंदी भाषा की लिपि कौन है? देवनागरी लिपि। अब बताइए इसी तरह सिंधु सभ्यता के समय में, उस जमाने में उस सिंधु सभ्यता के लिपि भी कुछ हुआ करता था, उस लिपि का आपको नाम बताना है कि कौन सा लिपि है इनमें से। कहता है कि अरोक्ठी लिपि या अज्ञात लिपि, अज्ञात, या कहता है ब्रह्मी लिपि या तमिल लिपि। यहाँ पर आप देखिए अज्ञात का मतलब होता है कोई आपको हम ज्ञात नहीं है, हमें मालूम नहीं है ना, यानी कि हमें ये सब के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा लिपि है। तो उन सब के बारे में सही बात है, हमें कुछ पता ही नहीं है कि सिंधु सभ्यता के समय में कौन सा लिपि हम लोग यूज करते थे, यानी कि उस जमाने के लोग यूज करते थे। तो इसका राइट आंसर होगा अज्ञात लिपि, है ना। अज्ञात की बिल्कुल मारेंगे 2 नंबर ऑप्शन। चलिए कि सिंधु सभ्यता के जो लिपि है वो कौन सा है? अज्ञात, यानी किसी को नहीं पता कि कौन से लिपि है। तो 2 नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे। आगे हम लोग देखेंगे 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी? निम्नलिखित में से बताइए कौन सी साहित्यिक कृति है जिसको कौन लिखे हैं? कृष्णदेव राय ने लिखी है, यानी कृष्णदेव राय ने लिखे हैं। अब बताना है कि कवि राजमार्गा, दूसरा ऑप्शन है कि उषा परिणायम, और तीसरा है कि अनुक्त मल्यादा, और चौथा ऑप्शन है कि कथा सरिस थागा। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से साहित्य कृति है जो कृष्णदेव राय के लिखा हुआ है। इनमें से यह बताना है कि कृष्णदेव राय के लिखा हुआ कौन सा कृति है, कौन से लेख इनमें मिलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन अनुक्त मल्यादा। कौन हो जाएगा? अनुक्त मल्यादा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्या कहता है कि सत्याग्रह, आपको पता मुझे कि सत्याग्रह का जो अथी किए थे वो महात्मा गांधी किए थे। अब बताइए कि नमक सत्याग्रह या कई सारे सत्याग्रह हुए। कहता है कि सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप बताइए कौन से हैं? 3 प्रमुख स्वरूप आपका कौन सा है जो आपको बताना है इसमें से। कहता है कि असहयोग, सविज्ञ अवज्ञा और बहिष्कार, ये वाला है 3 गो। और दूसरा ऑप्शन में कहता है बहिष्कार, सविनय अवज्ञा और विद्रोह है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि असहयोग, क्रांति और अस्वीकार, अस्वीकार को जनमत संग्रह कहते हैं। और चौथा ऑप्शन जो कहता है क्रांति, जनमत और बहिष्कार। इन चारों में से सही जवाब का ऑप्शन आपको देना है। कौन है जो बिल्कुल सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप है ना। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप जो स्वरूप है वो क्या आपका आता है? बिल्कुल याद रखेंगे,
असहयोग आंदोलन, सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन के बारे में अगर बात करें तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ए नंबर ऑप्शन। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे, ये पहला नंबर बिल्कुल राइट आंसर होता है ना। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप है, सत्याग्रह के कितने 3 प्रमुख स्वरूप है, जिसमें असहयोग, बहिष्कार, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार बिल्कुल है जो सही जवाब आता है। अगला अगर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 11 नंबर, कहता है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत वो क्या कर सकता है, यह अधिकार उनको प्राप्त है कि वह क्या कर सकते हैं, वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। बताइए कि राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत वो ये अधिकार प्राप्त है कि वो वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं, कभी एकदम कहीं भी। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 364, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 360। इसका सही जवाब आपको देना है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी जगह वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि चौथा नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या, यानी 360, अनुच्छेद 360 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके में लिखा हुआ है क्या कि राष्ट्रपति अपने अनुसार, अपने इच्छा से कहीं पर भी क्या वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है, इसके अनुसार, अनुच्छेद 360 के अनुसार, है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 12 नंबर के निम्नलिखित में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। बताइए संविधान के समवर्ती सूची में शामिल इनमें से कौन नहीं है, ये आपको जवाब देना है। पहला ऑप्शन है शेयर बाजार तथा भावी बाजार। भावी बाजार मतलब भावी पीढ़ी जिसको कहते हैं, भावी यानी कि अंग्रेजी में अगर बात करें तो फ्यूचर हम लोग कहते हैं, तो आपका फ्यूचर बाजार हो जाता है ना। दूसरा बात कहता है कि जंगली जानवरों का और पक्षियों का संरक्षण, ये शामिल नहीं है। और कहता है कि जंगल के बारे में शामिल नहीं है, या मजदूर संघ के बारे में शामिल नहीं है। तो आपको बताना है कि हमारे जो संविधान है, संविधान में क्या चीज है जो शामिल इनमें से नहीं है। जंगल के बारे में शामिल नहीं है, मजदूर संघ के बारे में शामिल नहीं है, यह कहता है कि जंगली जानवरों और पक्षियों के बारे में शामिल नहीं है, या शेयर बाजार तथा भावी पीढ़ी यानी कि भावी बाजार के बारे में, यानी कि फ्यूचर बाजार के बारे में हमें, फ्यूचर मार्केट के बारे में हमें नहीं पता है, कौन से बारे में इसमें शामिल नहीं है। तो ये आपको बताते रहना है। तो आपको क्लियर एकदम सही जवाब आता है ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आता है, यानी कि शेयर बाजार। शेयर बाजार की बात करें तो आज से 75 साल पहले, यानी कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था और जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था, उस समय शेयर बाजार का कोई नामो निशान भी नहीं था भी तो हम ना के बराबर समझिए कि नाहिए के बराबर था, बिल्कुल ये समझे नगण्य मात्रा में नहीं था, है ना। तो शेयर बाजार नहीं था। और भावी के यानी कि फ्यूचर, तो फ्यूचर में क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये कौन जानता है। तो इसके लिए भी कोई इसमें अथी नहीं किया गया था। तो इसलिए ये जो है इसका कोई भी नाम निशान बिल्कुल आपको नहीं मिलते। तो बिल्कुल याद रखेंगे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। आगे अगर बढ़े हम लोग तो क्वेश्चन नंबर देखते चलेंगे 13 नंबर, जिसमें कहता है कि ग्रैंड कैनियन किस नदी में है। बताना है आपको ग्रैंड कैनियन है जो किस नदी में स्थित है। कहता है कोलोराडो नदी में, या कोलंबिया में, ओहायो में, या मिसिसिपी में। इसका सही जवाब आपको देना है, कौन सा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल याद रखेंगे ए नंबर बिल्कुल सही है, कोलोराडो, है ना। कोलोराडो में बिल्कुल हो जाएगा कि ग्रैंड कैनियन जो है वो किस नदी में है, कोलोराडो में है। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल कंफर्म मारते हैं। आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 14 कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, तब कहता कि उस समय भारत का मुगल बादशाह यानी कि मुगल सल्तनत का राजा जो है वो कौन था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तब भारत के यानी कि मेन बादशाह अगर बात करें तो दिल्ली के राजा जो था वो कौन था, जहांगीर था, हुमायूं था, औरंगजेब या अकबर। इसका राइट आंसर आपको देना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी अकबर था। कौन था, अकबर। तो अकबर को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे और आगे हम लोग मारते चलेंगे 4 नंबर के बाद। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, जिसमें कहता है कि लॉर्ड कर्जन के वाइसराय, लॉर्ड कर्जन के वाइसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी। कौन सी घटना नहीं घटी थी। कौन कहता है कि लॉर्ड कर्जन के वाइसराय के होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। कहता है पुरातन विभाग
की स्थापना नहीं हुई थी, द्वितीय दिल्ली दरबार नहीं लगे थे, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था, या चौथा नंबर ऑप्शन कहता है कि बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था। कौन सा इसमें से घटना नहीं घटा था? जब लॉर्ड कर्जन का वायसराय के दौरान, यानी कि उसी के समय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन बिल्कुल नहीं हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था। क्लियर? तो ये घटना नहीं घटा था, तो 3 नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर कि फ्रांस में आतंक के शासन, फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कहता है कि वोल्टेयर ने, या मार्ट ने, या कहता है रॉबेस्पियर ने, या मार्टिन रेस्क्यू ने। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आपको जवाब देना है। तब बिल्कुल याद रखेंगे कि फ्रांस में आतंक शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आपका 3 नंबर जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रॉबेस्पियर ने। कौन? रॉबेस्पियर ने बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? आगे देखते चलेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया आ गया। पता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? जलप्रपात के मतलब कह सकते हैं झरना। जलप्रपात के मतलब क्या होता है? झरना। डायरेक्ट आप कह सकते हैं झरना, है ना? तो झरना। कहता कि भारत का सबसे ऊंचा झरना किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, असम में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में? भारत के सबसे ऊंचा झरना किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो सही जवाब क्या होगा? कर्नाटक इसका बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि चौथे नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक है ना? 4 नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यानी कहता है कि वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निस्छालन की ओर प्रवृत्त होती है, क्या कहलाती है? वह मिट्टी, बताना है कि आपको कि वह मिट्टी जो वर्षा के दौरान, वर्षा के कारण जब बारिश होता है तब मिट्टी कटना शुरू होता है। जब मिट्टी कटने लगता है तो निस्छालन होता है। क्या होता है? निस्छालन। अब गहन निस्छालन मतलब बहुत ज्यादा निस्छालन की ओर प्रवृत्ति होती है। वो क्या कहलाती है? उसे क्या कहते हैं? लेटेराइट कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, या लाल मिट्टी कहते हैं? तो इसका सही जवाब आपको देना है, जो बिल्कुल सही जवाब आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। क्या हो जाएगा? लेटेराइट मिट्टी। वह मिट्टी यानी कि लेटेराइट मिट्टी है। कौन से? चलिए, लेटेराइट मिट्टी है जो वर्षा के कारण गहन निस्छालन की ओर क्या होता है? प्रवृत्ति होते हैं, है ना? तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। आगे अगर हम लोग देखते चले और इसका बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे, और अगला नंबर जब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कि रेगिस्तान क्षेत्र में, रेगिस्तान के एरिया में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? बताइए कि रेगिस्तान के एरिया में मशरूम चट्टान का जो उदाहरण है वो बताइए, इनमें से कौन है जो मशरूम चट्टान का उदाहरण होते हैं? पहला है संकुचन जो अपवाहन होता है, दूसरा ऑप्शन कहता है क्या कि सन्निघर्षण, और तीसरा ऑप्शन अपघर्षण और अप्रदन। इसका सही जवाब आपको बताना है कि रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का जो निर्माण है वो किसका उदाहरण है? रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का उदाहरण आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अपघर्षण। क्या हो जाएगा? अपघर्षण, है ना? तो 3 नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। और आगे हम लोग जैसे क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है। आपको बता दें कि पौधे के कर्षण की एक विधि क्या बोलते होते हैं, और इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो आपको पहले बताते हैं। हम लोग जो है बोतल में, यानी शीशा वाला जो बोतल या शीशे का जो बर्तन हो, या किसी प्रकार का आप लोहे का भी पात्र ले सकते हैं, तो उस पात्र में, शीशे वाले या बोतल में हम लोग जो पौधे को उगाते हैं, तो देखिएगा जब बोतल में पौधे को उगाते हैं तो उसमें से क्या चीज का यूज नहीं करते? पानी का यूज नहीं करते, या प्रकाश का यूज नहीं करते, या रेत का यूज नहीं करते, या मिट्टी का यूज नहीं करते। तब बिल्कुल आप लोग नॉर्मल याद रखेंगे, हर एक घर में लगभग, शहरी एरिया में तो बहुत ज्यादा होता है, देहात में तो सभी जगह पौधे होते हैं, शहर में नहीं होते तो अपने आंगन अगल बगल में देखिएगा अपने लगा लेते हैं। तो बोतल में ज्यादातर पौधे लगाते हैं। तो बोतल में पौधे जब लगाते हैं, शीशा का बोतल हो या प्लास्टिक का बोतल हो, किसी प्रकार के बोतल में, तो उसमें पानी डालते हैं। बोतल में पानी डालकर उसमें रेत भी डालते हैं, और रेत डाल करके खिड़की पे या छत पे ऐसे रख देते हैं, यानी कि उसमें पानी का यूज होता है।
प्रकाश का यूज होता है, जो सनलाइट होता है, धूप में रखा जाता है। साथ में उसे रेत हो, कंकड़ हो, बालू हो, छोटा छोटा पत्थर हो, पथरीला चीज भी डाल देते हैं, तो रेत का यूज होता है। मिट्टी का यूज नहीं होता। आप घर में यूज भी किए होंगे ऐसा चीज को जिसमें मिट्टी बिल्कुल नहीं डाला जाता और पौधा लग जाता है। किसी किसी के दिमाग में ऐसा भी आता होगा कि बिना मिट्टी के पौधा कैसे लग रहा है, खाली पानी तो डाला हुआ है, इसे खनिज लवण जो है ये सब कहाँ से मिलता है, तो जल से ही मिलता है। खनिज लवण सब चीज यूज कर लेते हैं, ये पानी इसमें, मिट्टी इसमें नहीं होते। तो ये आपका बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें 4 नंबर के बाद, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, यानी कि 21 नंबर, जिसमें कहता है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, बताइए कौन सा ऐसा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश, दोनों हो सकता है, राज्य भी हो सकता है और केंद्र शासित प्रदेश। बताइए कौन सा ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो प्रसिद्ध पश्मीना की जीआई टैग जो होता है, जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त है। जीआई टैग के साथ में उसको भौगोलिक मान्यता प्राप्त है। बताइए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड को, लद्दाख को या जम्मू कश्मीर को। इसमें से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों है। इसमें से बताना है कि आपको कि किस राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश जिसमें प्रसिद्ध पश्मीना की जीआई टैग को क्या करता है, के साथ भौगोलिक मान्यता पर उसको प्राप्त है। बताइए कौन सा ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है, डी नंबर ऑप्शन, यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहली बात तो यह है कि ये बिल्कुल याद रखेंगे केंद्र शासित प्रदेश से पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन 1900 ईस्वी के बाद 2019 के बाद ये आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यह प्रसिद्ध पश्मीना जीआई टैग के साथ में भौगोलिक मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल याद रखेंगे। तो ये हमारा जो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब आता है, तो बिल्कुल मारेंगे 4 नंबर ऑप्शन को। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर, जिसमें कहता है, आप बिल्कुल याद रखेंगे, जहां संकट हो तो संकट का निशान कौन होता है। अगर संकट का निशान पहचान गए, इसका आंसर आपको क्लियर हो गया। कहता है कि संकटग्रस्त प्रजातियों को, संकट जो प्रजाति संकट में हो, क्या में हो, खतरा में हो, संकट मतलब खतरा में हो, जो प्रजाति अगर खतरा में हो, जो जीव, उस प्रजातियों को किस रंग के डेटा बुक में दर्शाया गया है। काली डेटा बुक में दर्शाया गया है, लाल डेटा बुक में दर्शाया गया है, या हरी डेटा बुक में दर्शाया गया है, या नीली डेटा बुक में दर्शाया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है, बिल्कुल याद रखेंगे, लाल रंग की। कौन सा हो जाएगा, लाल। आप लोगों को पता होना चाहिए कि लाल रंग जो होता है खतरा का निशान भी होता है, तो लाल रंग को खतरा मानते हैं। तो ये खतरे का निशान यानी संकटग्रस्त की प्रजाति के अंतर्गत जो आता है वो लाल डेटा बुक में दर्शाया गया है। किस डेटा बुक में, लाल रंग के डेटा बुक में दर्शाया गया है। क्लियर। तो ये 2 नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यानी 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में करेंसी नोट, आप देखे होंगे भारत में 2000, 2500, 200, 100 के अब करेंसी जो नोट होते हैं, उन नोट की अगर बात करते हैं तो कि उन नोट का मुद्रण यानी छपाई और आपूर्ति कौन करता है। कहता है सिक्योरिटी प्रेस नोएडा में होता है, सिक्योरिटी प्रेस मुंबई में होता है, आरबीआई दिल्ली में होता है, या सिक्योरिटी प्रेस नासिक में होता है। इसका आपको सही जवाब देना है कि भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण यानी कि छपाई और आपूर्ति यानी कि पूरा कराने वाला काम जो है वो कौन करता है। सिक्योरिटी प्रेस नोएडा, सिक्योरिटी प्रेस मुंबई, या आरबीआई दिल्ली, या सिक्योरिटी प्रेस नासिक। इसका सही जवाब आपको देना है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, सिक्योरिटी प्रेस नासिक करता है। कौन करता है, सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा होता है। क्लियर। तो चौथा नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्लियर, 4 नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 24 नंबर कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है। यहाँ मतलब कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर जो होते हैं उन्हें प्रशिक्षणिक यानी कि प्रशिक्षण देने के लिए यानी ट्रेनिंग देने के लिए वाली जो संस्था होती है उसे लाल बहादुर शास्त्री ने कहाँ अवस्थित करा है, कहाँ क्या किए हैं, स्थित है, वो बताना है आपको। पता है मसूरी में, देहरादून में, श्रीनगर में, या खंडाला में। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा की बात करते हैं, यूपीएससी के ट्रेनिंग करने की बात, यूपीएससी के एग्जाम देने के बाद जो आईएएस बनते हैं
उन सभी अफसरों को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देने वाली जो संस्थान है लाल बहादुर शास्त्री अकादमी, वो कहाँ स्थित है? मसूरी, देहरादून, श्रीनगर या खंडाला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मसूरी में। क्या हो जाएगा? मसूरी, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब होंगे। अगला नंबर है 25 नंबर क्वेश्चन, ये आपको बिल्कुल देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से क्या किया गया? मिलान हुआ है। बताइए, यहाँ पर दिया हुआ है संगठन और मुख्यालय। अब संगठन और मुख्यालय का अगर गलत ढंग से मिलान है, वो आपको बताना है कौन है जो गलत ढंग से मिलान किया गया है। इंटरपोल का दिया हुआ है लियोन, एक गलत है। या दूसरा ऑप्शन कहता है अंतरराष्ट्रीय डाक संघ का वर्ण दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन खाद्य तथा कृषि संगम का रोम दिया हुआ है। और चौथा जो है अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन लंदन में, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका सही जवाब बताना है कि इसमें से आखिर गलत कौन है और बाकी सबको सही कर देना है। तो इसमें अगर पहले बात करें तो इंटरपोल जो है इसका मुख्यालय कहाँ दिया हुआ है? इसका मुख्यालय लियोन है, ये बिल्कुल सही जवाब है। अगली अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय डाक संघ वर्ण दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल सही मिलान किया हुआ है। खाद्य तथा कृषि संगठन, ये भी बिल्कुल जो मिलान है ये भी बिल्कुल क्या है? सही है। अगला है अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, ये जो है बिल्कुल गलत है। क्या है? गलत है। इसका जो सही जवाब अगर बात करें तो ये कहा है, चलिए कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा, है ना? ये बिल्कुल याद रखें, कनाडा हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका कनाडा में होता है, तो इसको बिल्कुल हम क्लियर करेंगे। कनाडा में होता है। चौथा नंबर ऑप्शन जो है हमारा गलत ऑप्शन वाला है ना? तो गलत वाला बात करें, गलत ढंग से मिला गया तो गलत वाला ये आपका आंसर आता है। और इतना आपका 25 क्वेश्चन हमेशा बिल्कुल देते रहते हैं, तो इसलिए आप लोग को सभी को बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो, मजा आया हो, लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, बाय।